So in today's lecture, we'll be gonna studying the motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that इस तरीके से that one body, एक जो बॉडी है मूव्स करे वर्टिकली एंड जो दूसरी बॉडी है अदर मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अब इसका मतलब क्या है और इसको हम किस तरह समझेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट। आपके सामने एक पिक्चर का सिनेरियो मैंने बनाकर दिखाया है। हेयर इट इज़ मोशन ऑफ मासेस अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुले। लास्ट टाइम भी हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी और इसमें हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग पढ़ा था एंड देन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल, बल्कि मैंने आपको दिया था वो सॉल्व करने को एंड इट वाज द एटवुड मेथड। ओके, so now how we can study about this type of system, so now let's discuss it. Okay, so points में बात करूँगा ताकि आपको समझ आए that कंसिडर करें दो बॉडीज़ हैं हमारे पास A एंड B, उनका जो मासेस है वो है M1 एंड M2 जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास M1 मास है और ये मेरे पास M2 मास है। ओके, अब पिक्चर को देखते देखते एनालाइज करो ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हम जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ चीज़ को समझते हैं तो दैट इज़ द मोर इन्फॉर्मेटिव, और वो हमारे जो हिप्पोकैम्पस विच इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा वो चीज़ बैठ जाती है जब हम किसी चीज़ को इमेज के साथ पढ़ते हैं। तो दैट इज़ अ रिसर्च कॉन्सेप्ट जो रिसर्च के मुताबिक ये आया है कि जितने हम पिक्चर्स को देख के पढ़ते हैं उतना हमें ज़्यादा अच्छा याद रहता है। सो रीडिंग मटेरियल और राइटिंग मटेरियल तो आपको आपकी बुक से भी मिल जाएगा, बट इस वक्त हमें सिर्फ समझना है बाय capturing about the image of it. Okay, so respectively attached to the ends of an inextensible string, जो आपके सामने string है that string is the inextensible, और मैं इसको थोड़ा सा बल्कि ब्रॉड कर देता हूँ, वाइडर कर देता हूँ आई गेस, सो ताकि आपको समझ आए। इसको नीचे की तरफ ले आना। ओके, लाइक दिस। तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। लेट द बॉडी ए, जिसको मैंने बॉडी ए कहा, मूव्स करने दो उसको डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड उसकी एक्सेलरेशन के साथ उसको मूव करने दो। आप देख सकते हो ब्लू एरो आपको एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ओके, अब वो जो बॉडी ए है जो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए के साथ, सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, हमें पता है स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, दैट इट कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड टू एनी अदर लेंथ। देयरफॉर इसलिए बॉडी जो बी है वो कैसे मूव करेगी, द बॉडी विल मूव ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द सेम एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी जो बी है वो ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज़ द टेबल, उसके साथ उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ए के एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। आप देख सकते हो बॉडी ए की एक्सेलरेशन और बॉडी बी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों की डाउनवर्ड्स ही जा रही है, मगर ए की हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स है और बी की बी की हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स है और ए की वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, मगर ए की डायरेक्शन में है। एज द पुले इज़ फ्रिक्शनलेस, हमें पता है पुले जो है आपका फ्रिक्शनलेस है, हैंस तो टेंशन क्या होनी चाहिए, टेंशन डिफरेंट होनी चाहिए, सेम, टेंशन मस्ट बी सेम एज हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं। टेंशन विद दिस पुले बिकॉज द पुले इज़ फ्रिक्शनलेस। हाँ, अगर फ्रिक्शन होती तो हम कहते हैं कि हाँ यार इसका जो है ना मतलब टेंशन डिफरेंट है, मगर नहीं, ये हम एटवुड मेथड में पढ़ चुके हैं और पुले सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड्स, बॉडी ए आपकी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, देयरफॉर इसलिए इट्स वेट m1g, जब भी कोई चीज़ डाउनवर्ड्स मूव करती है इसका मतलब उसके जो वेट है दैट इज़ ग्रेटर, so it means m1g is greater than the tension in the string as we discussed in the last lecture. So the net force on the body A would be equal to m1g plus t or minus t, obviously minus t because m1g is greater than t. So according to the Newton's second law of motion, we can conclude that m1g minus t is equal to
ए जो फोर्स है मेरे पास नॉर्मल फोर्स, इसका फार्मूला क्या होता है एम ए, एम ए इज इक्वल टू m1g1 माइनस टी। ओके, सो ये तो मैंने बॉडी ए का बात बताई। अब मैं बॉडी बी की बात करता हूँ। वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड। आपको पता है m2g जो बॉडी बी का है वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ओके, विद द ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। रिएक्शन आर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हो रिएक्शन आर जो है बॉडी बी का वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। टेंशन जो है उसको हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस में मूव कराने की नहीं कर रही है। एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, यानी कि बॉडी बी को हमने आइडेंटिफाई किया दैट बॉडी बी इज एग्जिबिटिंग अ हॉरिजॉन्टल मोशन वाइल बॉडी ए इज एग्जिबिटिंग अ वर्टिकल मोशन। सो बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, यानी कि बी के पास नो वर्टिकल मोशन। तो उसके पास क्या है, इसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन है ओवर द स्मूथ सरफेस, ओके। स्मूथ यानी कि फ्रिक्शनलेस, तो स्मूथ होगा। सो हैंस रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूँ, यानी कि रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स ऑफ m2g और r जो उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है, मस्ट बी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हो गई है ना, एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, एक जो है वर्टिकल जा रही है, r वर्टिकल और एक्सेलरेशन या फिर टेंशन हॉरिजॉन्टल। तो इसका रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ज़ीरो, ओके। सो रिजल्टेंट मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन का ज़ीरो होता है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन हमें पता है दैट T इज इक्वल टू m2a, ओके। टेंशन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर वाली और उसको मैं इक्वेट करूँ, सो आई वुड बी गेटिंग लाइक a इज इक्वल टू m1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ m1 ओवर m1 प्लस m2, सॉरी m1 ओवर, एक मिनट, हाँ, m1 ओवर m1 प्लस m2 ओवर g। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग को उससे इक्वेट करवा दूँ तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए मेरे पास, आपको याद है हमने पहले भी ड्राइव की थी इक्वेशन लास्ट लेक्चर में, दैट वाज m1 m2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या होनी चाहिए g विच इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो असल में ये फार्मूला होता है जो आपके लिए यूज़ होता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन फार्मूला इन द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। सो बाय दिस मेथड यू कैन तो हम अब एक काम करते हैं, हमने समझ तो लिया, मगर अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम इसको एग्जाम्पल में कैसे पुट करेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक क्वेश्चन सिनेरियो ओवर हेयर। द क्वेश्चन इज, अब देखना, टू masses 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम, सॉरी मैंने के जी लिख दिया, 2 masses 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम are attached to the ends of an, वही बात, ends of an यानी कि inextensible, यानी कि पुल सिस्टम है, inextensible string which passes over अब वही बात आ गई, वही सिनेरियो आ गया, फ्रिक्शनलेस पुले such that mass 6 kg is moving over a, अब क्वेश्चन को समझो, over a mass 6 kg is moving over a frictionless हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि ये अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से मैनेज करूँ, सो इट इज़ द m2 एंड द मास, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर है, एंड द मास 4 kg इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि ये हमारे पास बॉडी ए होगी जो हमने पिक्चर में पढ़ा था, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रही थी। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करो और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करो। अब ये दो चीज़ें हो गई।
अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने फार्मूला नहीं बताया आपको? बिल्कुल बताया है फार्मूला। तो अब अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसका निकाल सकते हो, इसका सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज़, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? m1 यू नो इज़ इक्वल टू 4 kg, m2 यू नो इज़ इक्वल टू 6 kg, m2 इज़ 6 kg। सो एज़ यू नो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, मैंने ड्राइव किया था, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स g इज़ इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यूज़, 4 ओवर 4 प्लस 6, g की वैल्यू 10 होती है। तो एक्सेलरेशन आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू वुड बी गेटिंग एटलीस्ट अबाउट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। बस फार्मूला याद होगा तो आप खुद ही कर लोगे। टेंशन क्या होगी, m1 टाइम्स m2 ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स g। आप वैल्यूज़ को डालो, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10, आपके पास टेंशन आएगी 24 न्यूटन। ओके, so the acceleration in the system is 4 meter per second square and the tension in the string is newton, and tension का यूनिट हमेशा न्यूटन ही होता है, that's why हम इसको न्यूटन में ही कंसिडर करेंगे। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि बुक के फिज़िक्स के अपने सारे डू यू नो और यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को आपको अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। किसको? डू यू नो एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जो आपके बॉक्स के अंदर हाइलाइट्स होते हैं, उनको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका एक ही यू में फिज़िक्स में नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसको लाजमी पढ़ना है हर चैप्टर के डू यू नो और यूज़फुल इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक को। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव फोर्स एंड मोमेंटम। वी हैव फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स क्या होती है, अब हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं आपको लेक्चर में दे चुका हूँ एक दफ़ा, तो आपको वो देख लेना होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है, लेट अ फोर्स Fx ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट। ऐसी फोर्स लगाए जो कि उसके अंदर एक्सेलरेशन a को प्रोड्यूस करवा सके। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब जब एक्सेलरेशन लगेगी फोर्स की मदद से, तो वो एक्सेलरेशन होगी बॉडी के अंदर, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगी, सॉरी वो वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन की मदद से आएगी, दैट वुड बी बिकम vf। ठीक है, इफ़ मैंने कहा कि अगर pi मेरे पास जो है इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इनिशियल मोमेंटम, और pf जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के बाद जो वेलोसिटी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी, और हमारे पास इस तरह फाइनल मोमेंटम आ चुका है। ओके, pf हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ चुका है। तो अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज यू नो, अब बड़े गौर से सुनना मेरी बात, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़। मैंने क्या कहा, मोमेंटम को फार्मूला क्या होता है, p इज़ इक्वल टू mv। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, pi विच इज़ द p इनिशियल इज़ इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू द इनिशियल वेलोसिटी। बात तो सही है ना, इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरह फाइनल मोमेंटम मेरे पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में से माइनस करा दूँ मैं इनिशियल मोमेंटम को, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी में हम करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करवा देते हैं। इसी तरह मोमेंटम का भी वही सिनेरियो है, यानी कि डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज़ द चेंज इन मोमेंटम। जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, दिस इज़ द साइन ऑफ डेल्टा एंड इट मीन्स चेंज। तो पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। बिल्कुल, तो पी एफ माइनस पी आई over t which is the rate of change in momentum, and this rate of change in momentum is known as the force। MCQ में आएगा कि the change in momentum is known as impulse, change in momentum is known as impulse, rate of change of momentum is known as force। This is the main point। so mvf minus mvi over चेंज इन मोमेंटम के साथ साथ चेंज इन मास और वेलोसिटी का रेट होगा, रेट यानी कि टाइम। तो जब हमने यहाँ पर t लगाया तो हम यहाँ पर भी t लगाएंगे राइट साइड पर इक्वेशन के। सो अब मेरे पास ये बनेगी m
वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, क्योंकि हमने मासेस को कॉमन ले लिया, एम को कॉमन ले लिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिख दिया. सो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जिस तरह मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था, इसी तरह मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कह दिया. तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, इस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने उसमें हम सेकंड चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस वेलोसिटी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन. सो लिख सकता हूँ मैं पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए. एम यहाँ से आ गया और ए मेरे पास इस पूरे कॉन्सेप्ट का आ गया. इस तरह मैं कह सकता हूँ F इज़ इक्वल टू एम ए, क्योंकि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नोन एज फोर्स. मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फोर्स. तो ये वाला मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया और एम ए मैंने वहाँ से ले आया मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के. अब मैं ये नहीं लिख सकता क्या नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूँ कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, सॉरी मोमेंटम विच इज़ द फोर्स. मैंने फोर्स की जगह, अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने फोर्स की जगह यहाँ पर लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मैंने अगले स्टेप पे ये कर दिया, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह फोर्स लिख दिया, क्योंकि बात तो एक ही है, ये दोनों आपस में बराबर हैं. तो मैंने दोबारा से फोर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप में वही बात लिख दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैंने इक्वल टू कर दिया एम ए. ठीक है, जो मैंने ऊपर किया था यहाँ पर. तो अब इस एम ए का मतलब क्या है? इस एम ए का मतलब है फोर्स, न्यूटन की फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड द फोर्स. एंड आई कैन से व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस, वो क्या करती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था एन एक्सेलरेशन. वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है इन द बॉडी, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो इक्वल होती है एंड विल इक्वल टू द, या फिर वो जो फोर्स होती है जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाती है वो इक्वल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तो इस तरीके से हम फोर्स और मोमेंटम को आपस में इक्वेट कर सकते हैं. आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा. दैट न्यूमेरिकल इज़ एग्जाम्पल 3.6 और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और डी यू नो आपके हर चैप्टर के पढ़ने हैं आपको. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, सो अब इंशाल्लाह हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट, एक तो हम जो है, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, बुलेट सिस्टम की जो न्यूमेरिकल्स की एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, वो जो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है. दैट एग्जांपल इज़ 3.7 इन द बुक, वो भी आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बाद जो हम पढ़ेंगे आई थिंक दैट वुड बी अबाउट सम अदर थिंग्स, और उसके बाद हम चैप्टर को तकरीबन एंड करेंगे. बस सर्कुलर मोशन पढ़ना रहता है हमारा इस चैप्टर का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो भी हम पढ़ेंगे. ओके.